कल जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी। ठीक, तो आज के टॉपिक में हेडिंग डालें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नोट करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, नोट करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ। पृथ्वी के ऊपरी भाग की, पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ नोट कर चुके। उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन, ये पूछा जाएगा पेपर में। आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। नोट कर लें। पृथ्वी का औसत घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व नोट कर लें 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। लिख चुके? ऐसे लिखें और लिखें आगे। तथा पृथ्वी की त्रिज्या ये भी याद कर लो। औसत घनत्व पूछा जाएगा या फिर पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो नोट करें 6370 किलोमीटर होती है, या फिर देखो और भी पुस्तकों में ऐसे भी मिलेगी 6372 किलोमीटर, या करके जे भी लिख लो, होती है। लिख चुके? अगले पॉइंट में लिखें पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर, पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की बात हो रही। ये एक लॉजिक पॉइंट है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। अरे वो क्या, 1 डिग्री की लिख चुके? हाँ, वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देख लो। पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ या उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जी वाला है कि पृथ्वी की, अगर जी वाला आ जाए
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ये पूछा जाएगा। फिर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसको प्रति कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। तथा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो 6370 किलोमीटर या 6372 किलोमीटर। पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर जैसे ही अपन अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। ये थे इसमें पॉइंट। अगले पॉइंट में देखें सर इस तरह करती है कि उसमें वापस करिए, जिसको अब वो वापस थोड़ी ना आएगा, वो यहाँ से हो गया ना क्लीन। उसमें आपने पहले करंट निकाला था इस तरह करके है क्या चीज? स्थलाकृतियाँ जो होती है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में नहीं, ये स्थल मंडल, वो उसको स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। पृथ्वी की परतें हाँ, जो परतें होती वो अभी बता रहे, सियाल सीमा निफे जो होती है। ठीक, वो बता रहे इसको दबा दीजिए आ जाता जी है। पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है ना, कई जगह पहाड़ भी है, कई जगह नदी भी है, वो स्थलाकृतियाँ में आती है अपनी, स्थल अवरुद्ध। ठीक, वो मैदान है स्थल अवरुद्ध वाला। ठीक, आगे देखें। पृथ्वी के आंतरिक भाग को ऐसे नोट करना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है। आंतरिक भाग को कितनी परतों में बांटा गया है? 3 परतों में बांटा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन परतें हैं वो बांटा गया है? ठीक, तो वो परतें नंबर 1 में है सियाल, और नंबर 2 में है मेंटल, और नंबर 3 में है कौन सी है? निफे। ठीक है, और इसको सीमा भी कहते हैं, मेंटल, और इसका दूसरा नाम है भूपरपटी। इस वाले का इसको नोट कर लो, ये भूपरपटी है, भूपरपटी। हाँ, और ये क्रोड कहलाती है, क्रोड। ठीक है, क्रोड भी कहती है इसको, वो सॉरी 1 मिनट, जे मेंटल है, जे क्रोड है। वो मेंटल नहीं है जो हॉस्पिटल में मेंटल लोग होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है। नंबर 1 सियाल, सीमा और निफे, ऐसे याद कर लो। अब देखो, अगर पेपर में आ जाए कि सियाल किन से मिलकर बनती है, जल्दी बताओ। सियाल जैसा नाम है, तो ये बनती है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर। ठीक है, और सीमा बताओ, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है, और निफे बताओ, Na मतलब निकिल, और प्लस Fe मतलब कि Fe किसको कहते हैं बताओ? आयरन। ठीक है, इनसे मिलकर बनती है। नोट कर लो, जी आती है पेपर में। ठीक, अब अगले नंबर, पहले नंबर में हेडिंग डालें भूपरपटी, या जिसको सियाल भी कहते हैं। भूपरपटी डाल लें, भूपरपटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ऐसे लिख लें भूपरपटी, भूपरपटी, और इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ऐसे लिख लेना, इंग्लिश में भी आएगा ना पेपर में, क्रस्ट। ठीक, नोट करें इसके बारे में। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है। सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है, ठोस भाग होता है। इसके जो मेन पॉइंट है वो बस पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखाई नहीं करनी है। ठीक है, ठोस भाग होता है। और लिख लें महासागरों में इसकी औसत मोटाई, महासागरों में, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, महासागरों में इसकी औसत मोटाई, महासागरों में इसकी औसत मोटाई, औसत मोटाई कितनी होती है जल्दी बताओ, किसको पता है? तो महासागरों में इसकी औसत मोटाई नोट कर लो, 5 किलोमीटर लगभग में लिख लेना, कई जगह ज़्यादा भी मिलेगा कोई किताबों में, लगभग 5 किलोमीटर है।
जबकि महाद्वीपों में 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में, ऐसे नोट कर लें, जबकि महाद्वीपों में 30 किलोमीटर होती है, 30 किलोमीटर होती है। भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, ठीक। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों में यदि आ जाए तो 30 किलोमीटर होती है, ठीक जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखें, भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के कारण, ऐसे लिख लें, भूकंपीय, हाँ इसी में अगला पॉइंट है, भूकंपीय जो लहरें आती हैं ना इसमें, तो लिख लें भूकंपीय लहरों की गति में, भूकंपीय लहरों, भूकंपीय लहरों की गति के अंतर में लिख लो, या अंतर के कारण, अंतर में या के कारण इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। और 2 भागों के बाद लिख लो, एक ऊपरी क्रस्ट लिख लें और एक निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है निचली क्रस्ट, ठीक। अब इनके बीच में जो पॉइंट बनेगा कि ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, इतना नोट कर चुके, ठीक है। तो इस वाले को नोट कर लो, ठीक, इस वाले को नोट कर लें, लिख लें ऊपरी क्रस्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, पहले लिख ले फिर हम चित्र बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, पाई जाती है, तो लिखे कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता, जे इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और बाकी अपन लिख ही चुके कि भूपर्पटी का निर्माण सियाल, ठीक है, वो सॉरी सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इसको सियाल नाम से भी पुकारते हैं भूपर्पटी को, ठीक है। अगर जिसको नहीं मालूम तो लिख लो ऐसे, भूपर्पटी का निर्माण, कुछ लोग नहीं तो उधर भूपर्पटी यहाँ से पढ़ के जाएंगे, वहाँ आएगा सियाल, तब कन्फ्यूजिंग होगी, ठीक है। तो भूपर्पटी का निर्माण जो है, नोट कर लें, भूपर्पटी का निर्माण सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन और प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सियाल कहते हैं, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं, सियाल भी कहा जाता है, ऐसे लिख लो, या सियाल कहते हैं, सियाल भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। ये याद करना है, लेकिन बहुत ही मोस्टली, ठीक है, ये पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। बाकी ये तो अगर तुम बारीकी से इक्का दुक्का क्वेश्चन वो आ नहीं जाते, सरल से जब आएगा ये बीच में कि भूपर्पटी का निर्माण किससे होता है, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते उसको सिर्फ सियाल बस का पता रहता है कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो उसका और ज़्यादा डीपली नाम देंगे कि भूपर्पटी या फिर क्रस्ट का निर्माण किससे होता है, तो सियाल और एल्यूमिनियम, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से होता है, जिसे सियाल भी कहा जाता है। तो 3 पॉइंट है इसके, 3 नाम है, भूपर्पटी,
क्रस्ट इसी को कहते हैं और इसी को सियाल भी कहते हैं। ठीक जी है, हटा दें, ठीक है। आगे जी चित्र बना लो तब और बेस्ट समझ में आए। ये लेयर दे इस चित्र बना लो। ऐसे चित्र बना लो। नोट कर लो ये चित्र, फिर हम एक बार इसमें लिखवा रहे। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ये सबसे ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट। अरे ऊपरी क्रस्ट, और ये है निचली क्रस्ट। नोट कर लें, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट के बाद लिखें ऊपरी मंडल, उसके बाद निचला मंडल। ये ऊपरी मंडल है, ऊपरी मंडल, और ये है निचला मंडल, ये निचला मंडल है ऐसे। उसके बाद बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसको बाह्य क्रोड भी कहते हैं, बाह्य क्रोड, और ये है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, जी ऐसे। ठीक है। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो हम असंबद्धता बताई थी ना, यहाँ पे देखो, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता थी जी, इसको क्या कहते हैं? कॉन रोड असंबद्धता, ऐसे लिख लेना, कॉन रोड असंबद्धता, जी है। ठीक। उसके बाद देखो निचली और ऊपरी वाले के बीच में बताओ, निचली और ऊपरी मंडल के बीच में, निचली और ऊपरी मंडल के, तो लिखें मोहोजोइक, मोहोजोविक असंबद्धता। नोट कर लें ऐसे। फिर इनके बीच में बताओ ऐसे, नोट कर लो, सब नोट करते जाओ। ऊपरी मंडल और निचले मंडल के बीच में तो लिखें रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। क्या होती है? असंबद्धता बता रहे, नोट कर लो पहले, फिर बता रहे सर। रेपेटी असंबद्धता। फिर एक गुटेनबर्ग, इसके बीच में लिख लें गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक। और लास्ट वाली को कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। इनके नाम है जे पेपर में आएंगी। ठीक है, कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में किस प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है। ऑप्शन असंबद्धता से रिलेटेड आएंगे तो लेहमैन असंबद्धता, निचले मंडल और बाह्य क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता होती है लेयर, ठीक है, जो इनको जोड़ती है, समझ गए, वो लेयर होती है जो इसमें, मतलब आप जैसे ऐसे मान लो कि मान लो चुंबक है, उसके बीच में जो चुंबकत्व का कार्य करती है, चिपकने का, वो कार्य असंबद्धता करती है, वो नाम दिया गया असंबद्धता, बस चिपकने का कार्य करती है। ठीक है, जो पड़ते पाई जाती पृथ्वी। अब कहीं संगमरमर निकल आया, कहीं पत्थर निकल रहे, कहीं बालू निकल रही। ठीक जी है, इनको याद कर लो जी, इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब देखो इसमें भी जी है ऐसे, जो ऐसे है ना जी भाग, अब इसको क्या कहते हैं तो नोट कर लें, इसको कहते हैं सियाल। ठीक है, इसको कहते हैं सीमा, नोट करें, और इसको कहते हैं निफे, सियाल, सीमा, निफे। और हिंदी में इसका नाम हम बता चुके, तीनों का नाम अलग अलग। क्या क्या नाम बताए बताओ। पहले सियाल को भूपरपटी भी कहा जाता है, सीमा को मेंटल भी कहा जाता है, और निफे को क्रोड भी कहा जाता है। जी है, अब समझ में आए तो जी है वो चीज़। बस तुम्हें सबसे ज़्यादा जे याद करना है। जे तो सबको याद है, जे याद जिसने कर लिए वो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती, कौन रोड असंबद्धता, एक एक बार ऐसे बोलो। फिर निचले क्रस्ट और ऊपरी मंडल के बीच में मोहजोबिक असंबद्धता, मोहजोबिक असंबद्धता। ठीक है, फिर ऊपरी मंडल और निचले मंडल के बीच में रेपेटी पाई जाती है, रेपेटी असंबद्धता। फिर निचले मंडल और बाह्य क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ये है,
चित्र बना लो जल्दी से। सब लोग बन गए चित्र? सबके बन गए ना? ठीक, तो आगे देखो। अब पृथ्वी की भूपर्पटी में कुछ तत्व पाए जाते हैं, नोट कर लें। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले कुछ तत्व वो परसेंटेज में पेपर में पूछे जाते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से तत्व हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में? तो वो तत्व नंबर 1 में है ऑक्सीजन। सबने पढ़ा जी, ऑक्सीजन आएगा पेपर में कि पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, ठीक है? तो लिख लें 46%। नोट कर लो, तुम नाइट्रोजन बता रही, 46%। फिर है सिलिकॉन, लिख लें, सिलिकॉन लिखें, नंबर 2 में है सिलिकॉन। और सिलिकॉन कितने परसेंट पाई जाती है? तो लिखें 27.72% पाई जाती है। फिर नंबर 3 में लिखें, नोट करें, नंबर 3 में है एल्यूमिनियम। ये रटना है अपन को, एल्यूमिनियम। ऊपर के 3 तो रटना ही रटना है। एल्यूमिनियम है 8.13%, 8.13%। फिर नंबर 4 में देखें, अब नंबर 4 में है लोहा। लोहा कितने परसेंट? तो केवल 5%। लोहा सबको याद हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, केवल 5% पाया जाता है लोहा, 5%। फिर नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है वही बस लिखवा रहे, ज़्यादा नहीं लिखवा रहे। नंबर 5 में है कैल्शियम। कैल्शियम लिखें 3.63%। कैल्शियम 3.63% कैल्शियम है, 3.63%। ठीक, उसके बाद लिखें, कैल्शियम के बाद नोट कर लो, कैल्शियम के बाद है पोटेशियम, उसके बाद है मैग्नीशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है बताओ? हैं? पोटेशियम है 2.59%। ठीक, उसके बाद देखें पोटेशियम के बाद एक और बचा है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का लिख लो 2.09% मैग्नीशियम। और यही सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं बस, मैग्नीशियम है 2.09%। जी है, कुछ किताबों में अलग भी मिलेगा लेकिन लगभग में तुम इनको याद कर लो, बस लगा के आइए, लगभग सब राइट ही है। ठीक, तो पृथ्वी की भूपर्पटी में जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो जी है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको याद करना, तुम्हें 3 को आ गई, शुरुआत के 3। ठीक, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लें। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? अब ऑप्शन में रहेगा 46%, 21%, 78% और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपन के ये भी पता है कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। एग्जामिनर ऐसे ही तो मारते हैं बच्चों के दिमाग से 78%, जैसे अभी जी बता रही थी 78%, इनने कहा है बताया, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता चला कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कुछ लोग नशा में जाते, पेपर नशा में देते तो 78% लगा के आएंगे। ठीक, लेकिन होता 46% है। अब कुछ लोग कहेंगे जब 78% हो गई फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती 21%, तो वो भी एग्जामिनर ने ऑप्शन में बनाया कि 21%। समझ गए? तो ये देखना है कि कैसे कैसे आ रहे हैं। उसके बाद सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, अगर उससे पूछेगा तो सिलिकॉन में कई बार 27.7% भी आ सकता है या 27.72% भी। ठीक है, कुछ भी आ जाए 27 बस लगाओ, उसके साथ में लगा के आइए। एल्यूमिनियम 8.13%। ठीक, ये 3 बहुत मोस्ट हैं, उसके बाद बाकी सिर्फ पढ़ने बस है। ठीक, तो आगे देखो, अब हेडिंग लिखें नंबर 2, सियाल के बारे में पढ़ चुके। नंबर 2 में है मेंटल। नंबर 2 में हेडिंग लिखें मेंटल, और मेंटल के बारे में पढ़ें। ठीक, मेंटल के बारे में लिख लो इसमें पॉइंट। भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे के भाग को, भूपर्पटी के नीचे के भाग को, भूपर्पटी के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। ऐसे नोट कर लो, मेंटल कहा जाता है। ठीक, लिख लें, यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेंटल कहाँ तक पाया जाता है? शुरुआत से लेकर लेयर से
यह 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है, तक की गहराई तक पाया जाता है, गहराई तक पाया जाता है, ऐसे नोट कर लो, पाया जाता है। फिर इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस इसके जो पॉइंट है ना उसके बस देखना है अपन को, और कुछ नहीं। बाकी ये तो पता ही है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है जो असंबद्धता बताई थी, रैप्टी असंबद्धता। ठीक है, वो तो अपन चित्र में पढ़ चुके, तो उसके चित्र से पढ़ लेना, वो ना लिखना। फिर लिखें ऊपरी मेंटल के भाग को, ऊपरी मेंटल के भाग को, जो इम्पोर्टेंट है, ऊपरी मेंटल के भाग को, मेंटल के भाग को दुर्बल मंडल, भाग को दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल ऐसे लिखना, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। ठीक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फियर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोट कर लो, एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर। ठीक है, इंग्लिश में भी आ जाएगा, तो एस्थेनोस्फियर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी तो चल रहा होगा माइंड में कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो नोट कर लो, इसे पायरोस्फियर भी कहा जाता है। किसको, मेंटल को, ऐसे लिखना, मेंटल को, मेंटल को, मेंटल तो कहते ही हैं मेंटल को हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंटल को पायरोस्फियर भी कहा जाता है, पायरोस्फियर, पायरोस्फियर भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर इंग्लिश में पूछ देता, जैसे टोमोस्फियर, एटमोस्फियर पूछ देता ना, तो ये मेंटल को पायरोस्फियर भी कहा जाता है, ऐसे लिख लो। और इसे लिख लें वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, इसे जो सफ़ेद आकार में बदल जाता है तो इसे वाइट ऑफ द अर्थ, ऐसे लिखना है, इसे वाइट, इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके मोस्टली पॉइंट कहा जाता है, कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है, जो ऊपर वाली भूपर्पटी लेयर होती है वो सूरज के कारण हो जाती है गर्म, और गर्म होने के कारण तुमने कई जगह देखा होगा, कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी, काली मिट्टी ऐसी पाई जाती है। ठीक है, और जब अपन जो बोरिंग वाली ट्यूबवेल वाली तुमने मशीन देखी होगी, जब अपन बोर करवाते हैं तो 120। ठीक है, अब जैसे भूपर्पटी की अपन क्षमता बताएं तो उसकी कितनी बताई हमने, उसकी होती है 72 किलोमीटर तक। ठीक है, उसकी होती है 0 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक। अगर कोई पूछे कि भूपर्पटी की जो औसत गहराई होती है, भूपर्पटी मतलब ऊपरी सियाल वाली की बात कर रहे हैं हम, सियाल जो सीमा होती है, भूपर्पटी सीमा, कैसा 32, तो उसकी होती है 32 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसके बाद जो ट्यूबवेल जो लगाते हैं ना, बोर वगैरह होते हैं, वो 72 किलोमीटर, जो 72 वाले रेंज में होंगे। ठीक है, तो मेंटल वाली जो परत होती है वो वाइट कलर में आती है, तुमने देखा मुरम जो निकलेगी वाइट कलर के, पत्थर निकलेंगे वाइट कलर के। ठीक है, तो उसके वजह से इसको कहते हैं वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और जब तक वो नहीं निकलेंगे पानी नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएगा तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, जी है, चलो और आगे देखें। कैसा, हाँ मेंटल के अंतर्गत आएगा, हाँ भूपर्पटी रहेगी। और अगर तुमसे पूछा जाएगा कि वाइट वाला भाग या पृथ्वी के वाइट वाला भाग, इसीलिए तो वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, या वाइट वाले पत्थर या मुरम पत्थर, बालू, संगमरमर जो पाए जाते हैं वो किस मेंटल में पाई जाती है या किस परत में पाए जाते हैं, तो मेंटल लगा के आना। ठीक है, और अगर वैसे आएगा कि सियाल, सीमा, निफे में, तो सीमा को ही तो मेंटल कहते हैं। ठीक, आगे हाँ, ठीक, इसकी बहुत दूरी है 2900 के बाद जो पाएगा वो निफे है, वहाँ तक तो कोई जाता ही नहीं है। अब वो पाताल कहते हैं उसको, समझ गए जी है। चलो लिखो आगे, मेंटल परत का औसत घनत्व तो लिख लें, बस इसका एक पॉइंट और है, मेंटल परत का औसत घनत्व, इस परत का औसत घनत्व लिखें, इस परत का औसत घनत्व, औसत घनत्व 3.3 ऐसे लिखें, 3.3
लिख चुके, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखना। देखो उधर पे इकाई आएगी पेपर में, ठीक है, वहाँ पे आएगी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसमें कन्फ्यूजन करेंगे फिर पेपर में। से लेकर कहाँ तक होती है, अभी तो ये क्वेश्चन बहुत वैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आएंगे ना पेपर में 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है, यहाँ तक होती है। ठीक है, इसके जे मोस्टली पॉइंट थे। तो मेंटल के बारे में पढ़ चुके, भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे वाले भाग को या नीचे वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं। उसके बाद यह 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। इसके आगे अगर जाएंगे तो निफे, समझ गए। और अगर आ जाए क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बल मंडल, ऊपरी मेंटल के भाग को क्या कहते हैं, तो दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आएगा प्रबल मंडल, क्षारक मंडल या दुर्बल मंडल। जब सीजीएल एग्जाम में बैठोगे बड़े से बड़े तब ऐसे आएंगे। या फिर इंग्लिश में आएगा एस्थेनोस्फियर, टोमोस्फियर, ठीक है, लिथोस्फियर, ठीक है, भी कहा जाता है। फिर मेंटल को पायरोस्फियर, अगर इंग्लिश में आ जाए तो मेंटल को पायरोस्फियर भी कहा जाता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अगर आ जाए कि पृथ्वी की किस लेयर को या किस परत को, लेयर मतलब परत, किस परत को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, तो वो मेंटल को कहा जाता है। इस परत की औसतन घनत्व 3.3 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका अध्ययन तो क्या कहते हैं? किसको? यही तो है पायरोस्फियर, इसको पायरोस्फियरोलॉजी कहते हैं। बस इसमें लॉजी लग जाएगा अध्ययन में, ठीक है, जैसे अपन विज्ञान में नहीं लॉजी लगा देते, बस और कुछ नहीं इसके नाम में, बस लॉजी लगेगा। इसीलिए तो वो अध्ययन लिखवा नहीं, सबका अध्ययन लिखवा देते, जो इसका नाम है उसका उसी का अध्ययन में लॉजी लगा देना। जैसे इसमें है तो पायरोस्फियरोलॉजी, ठीक है, ऐसे वो इंग्लिश में रहता है अध्ययन वाला, हटा दे। चलो आगे देखो, अब हेडिंग लिखे नंबर 3 में क्रोड। नंबर 3 में हेडिंग है क्रोड। क्रोड जिसको क्या कहते हैं, और निफे भी कहा जाता है, ऐसे लिख लेना, निफे, क्रोड या निफे भी कहा जाता है। चलो इसमें भी पॉइंट है तो लिख लें। पृथ्वी के सर्वाधिक आंतरिक भाग को, पृथ्वी के सर्वाधिक आंतरिक भाग को, पृथ्वी के सर्वाधिक आंतरिक भाग को, सबसे अधिक सर्वाधिक आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग को, या फिर लिख लें अंतिम परत को, या फिर लिख लें अंतिम परत को, अंतिम परत को क्या कहा जाता है, अंतिम परत को निफे कहा जाता है। निफे लिख लें, निफे या क्रोड कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। ये तो पता ही है, जे निकिल और आयरन से मिलकर बनता है, अगर आ जाए तो वैसे ही नाम है उसका, निफे, फे मतलब एफी और नी मतलब एनआई, ठीक है, वैसा नाम भी उसका, तो एनआई और प्लस एफी, ठीक है, निकिल प्लस आयरन से मिलकर बनता है, जे है। लिखें, यह परत गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर, यह परत गुटेनबर्ग असंबद्धता, इसके बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता थी ना, तो लिखना यह परत, यह परत गुटेनबर्ग, देख के लिखना, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर, असंबद्धता से लेकर, यह परत गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर, लिख चुके, 6370 किलोमीटर की गहराई तक होती है, लेकर 6370, और हम 72 भी लिखवा चुके या मैं, 6370 किलोमीटर की गहराई तक होती है, की गहराई तक होती है, की गहराई तक होती है, ऐसे लिख ले, नोट कर लो। आगे देखो पॉइंट, लिख चुके। इसे अंग्रेजी में बेरिस्फीयर भी कहा जाता है, इसे, या सीधे लिख लो बेरिस्फीयर, इसे अंग्रेजी में, इस परत को अंग्रेजी में बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर भी कहा जाता है, ऐसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनके नाम आते हैं ना सेट पेपर में, इसीलिए हम लिखवा रहे, नहीं तो हम तो निफे से काम चलाते हैं। बताओ कितने लोगों ने जी इंग्लिश में पहली बार नाम सुन रहे होगे,
है ना। काफ़ी लोग पहली बार सुनते हैं, लेकिन याद करना है जो चीज़ अपन पहली बार सुनते हैं ना दोस्त, वही पेपर में आती है। ठीक, ध्यान करो उसको, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, सब पढ़ो आराम से। ठीक, और जब भी जहाँ पे मन करने लगेगा ना कि ये नहीं आएगा वही आता है, उसको अच्छे से याद करो। ठीक, इसे अंग्रेजी में बेरिस्फियर भी कहते हैं। आगे देखें, इन परतों के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। इन परतों के बीच में कौन कौन सी भी परतें थी बताओ? बाह्यक्रोड और आंतरिक क्रोड। इसमें तो बाह्यक्रोड और आंतरिक क्रोड सबसे निचले वाले भाग की बात कर रहे हैं ना, निफे की। ठीक है, तो लिख लो इन परतों और कोष्टक में लिख लेना, नहीं तो परतों के नाम भूल जाओगे। इन परतों कोष्टक में लिख लें बाह्यक्रोड, ऐसे लिखना है, बाह्यक्रोड और प्लस आंतरिक क्रोड के बीच में, बाह्यक्रोड प्लस आंतरिक क्रोड, ये पूछा जाएगा पेपर में। आंतरिक क्रोड के बीच में ऐसे। ठीक है, कौन सी असंबद्धता है? तो लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है, लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। नोट कर लें, पाई जाती है। लिखें, इसके ऊपरी भाग का औसत घनत्व, इसके डबल डबल घनत्व हैं तो लिख लें, इसके ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपरी भाग का औसत घनत्व, इसके ऊपरी भाग का औसत घनत्व, औसत घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा निचले भाग का औसत घनत्व कितना होता है? तो लिखे 12.36 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जी है। ठीक, अब हेडिंग लिखे पृथ्वी की चट्टानें। नोट करें, अब चट्टानों के बारे में पढ़ें, जिसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी और कांतिरित चट्टानें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लिख लें। हटा दें इसको। पृथ्वी के सर्वाधिक आंतरिक भाग को या अंतिम परत को क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। यह परत गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6370 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। इसे अंग्रेजी में बेरिस्फियर भी कहा जाता है। किस परत को बेरिस्फियर भी कहा जाता है? ठीक है, तो निफे या क्रोड को। ठीक है, फिर इन परतों यानी कि कौन सी परतें हैं जो इनके बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है? भैया अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा, किन परतों के बीच में, या फिर कहेगा किन क्रोडों के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। अब ऑप्शन रहेगा बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है, ऊपरी क्रोड और बाहरी क्रोड, ऐसे उनको तो आगे पीछे बनाना है एग्जामिनर को। और इसके ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, निचले भाग का 12.36 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, लिखें पृथ्वी क्या बताया आपने? हाँ, पृथ्वी की चट्टानें। नोट कर लें, पृथ्वी की चट्टानें ऐसे। ठीक, नोट कर लें, इसमें पृथ्वी की चट्टानों में नोट करें। पृथ्वी के भूपर्पटी में मिलने वाले, पृथ्वी के भूपर्पटी में मिलने वाले, पृथ्वी के भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब ऊपर वाले भाग में, भूपर्पटी में मिलने वाले मुलायम एवं, ऐसे लिखें, मुलायम एवं कठोर पदार्थों को, मुलायम एवं कठोर पदार्थों को, जो मुलायम सिंह वाला मुलायम नहीं है, मुलायम एवं कठोर पदार्थों को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। ठीक, ठीक है, लिखें पृथ्वी में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं।
चट्टानें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अब वो कौन कौन सी चट्टानें जल्दी बताओ। नंबर 1 में है आग्नेय चट्टान, नोट करें अच्छे से लिखना देख के। आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान के बाद लिखें अवसादी चट्टान नंबर 2 में। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और नंबर 3 में कौन सी चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये चट्टान है। ठीक है, अब नंबर 1 में हेडिंग डाल लो आग्नेय चट्टान, इसके बारे में पढ़ लें जल्दी से। आग्नेय चट्टान हटा दें इसको, आग्नेय चट्टान नंबर 1 में है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब इधर एक बात सुनो, पहले समझो अच्छे से। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, समझ गए, और उसी से कायांतरित। अगर कहें एक बात अपनी भाषा में कहें तो आग्नेय चट्टान कायांतरित और अवसादी चट्टान की ही माँ है, समझ गए। आग्नेय चट्टान मतलब होती है सबसे कठोर चट्टान, ठीक है। फिर उससे अपन लोग, जैसे मान लो अपन को एक अच्छा पत्थर मिल गया, समझ गए, और जिसको ना तो अपन तोड़ सकते हैं, ठीक है, फोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो चिकने टाइप के, जिसको अपन बटैया टैया बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है, उसको नहीं फोड़ पाते। अब उसको अगर अपन फोड़ेंगे भी तो कुछ औजार लाएंगे। अब उसको तोड़ तोड़ के अपन जिस भी खंड में तोड़ेंगे या जिस आकार का बनाएंगे उसको अवसादी कहते हैं। अगर उसको अपन और मुलायम करेंगे या सुंदरता देंगे, उसमें पेंट करेंगे, वो कायांतरित है, समझ गए। अब जैसे जो अपन को शुरुआत में जो मिला जो चीज़, वो आग्नेय चट्टान है, जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुई है, वो प्राकृतिक देन है। जैसे पहाड़ में कोई भी चीज़ अगर अपन को मिली है, मान लो पत्थर या फिर कोई और भी चीज़, तो वो आग्नेय है। उसके बाद अपन घर पे लाए, उसको तोड़ा ओड़ा, फिर अपन ने समझा कि इसको क्या बनाएं, तो वो अवसादी है। अगर उसमें पेंट करके चमक देना, जैसे संगमरमर, ठीक है, टाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो लगी रहती है घरों में, वो सब इसी में है, वो कायांतरित चट्टान में, समझ गए। तो जी है, आग्नेय चट्टान के बारे में लिख ले। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को नोट कर लें, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। शुरुआत वाली है तो प्राथमिक। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, नोट कर लो, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, चट्टान भी कहते हैं, ऐसे। फिर अगला पॉइंट, मोस्टली पॉइंट, ये मोस्ट पॉइंट है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ऑप्शन आएंगे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। जब पता ही नहीं था तो क्या लगा के आते, अब लेकिन लगा के आओगे कि प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि पृथ्वी के शुरुआती भाग में जो चट्टान पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के बाद या फिर कहते हैं कि आग्नेय चट्टान से सबसे पहले किसका निर्माण, तो अवसादी का होता है। जब अवसादी और आग्नेय दोनों मिलते हैं फिर उसमें अपन कुछ और कलाकारी दिखाते हैं, वो कायांतरित चट्टान होती है, ठीक, ऐसे होती है, ठीक। अगले पॉइंट में नोट कर लो। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात या बाद, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले, ऐसे लिख लेना, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी पेपर में पूछे जाएंगे, हुआ था, ठीक। अगले पॉइंट में लिखें, अगले पॉइंट में लिखें, अवसादी व कायांतरित चट्टान इसी चट्टान से मिलकर बनती है। अवसादी व कायांतरित चट्टान, अवसादी व कायांतरित चट्टान अभी हम बता भी चुके थे ये पॉइंट, ठीक। चट्टान आग्नेय चट्टान से मिलकर बनती हैं, आग्नेय चट्टान से मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं। फिर आगे देखो, इसी से बन जाती है। हाँ, इसी से बनती हैं, मतलब इसके जो भी पत्थर हो, जब मिलकर बनती है, चाहे इसी से लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक, समझना है तुमको।
अगर पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं होती या जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पेड़ पौधे नहीं होते हैं इसमें, समझ गए ना। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें पेड़ तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो नोट कर लो, हाँ नोट कर लें जल्दी से। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये मोस्टली पॉइंट है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बता चुके, पेपर में कैसा आएगा तो सुनिए अच्छे से। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है तो नोट कर लो। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, नोट कर लो। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता। इसमें लोहा, लोहा के बाद है निकिल, निकिल के बाद है तांबा, और तांबा के बाद है जस्ता, जस्ता। नोट कर चुके। जस्ता के बाद लिखें सीसा, फिर लिखें मैग्नीज, सीसा, सीसा के बाद मैग्नीज, सोना, सीसा, सीसा के बाद लिखें मैग्नीज, मैग्नीज, फिर लिखें सोना, और डॉट डॉट करके लिख लो आदि। अब जे वो लिखवा दिए जो ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में आएगा कि मैग्नीज और सोना का निर्माण, ठीक है, किस में होता है, निकिल नहीं जानते, तत्व है जी निकिल। अब इसके लिए रसायन विज्ञान पढ़नी पड़ेगी यार दोस्त, ठीक है। अब कैसे बताएंगे निकिल क्या है ना, वो तो यही बता सकते हैं, निकिल का प्रतीक Na ही होता है, ठीक है। लोहा, निकिल, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज। सीसा वही है, ठीक है, वो गाना नहीं है, शीशे का था दिल मेरा, ठीक है। सीसा के बाद मैग्नीज, सोना और आदि। जे आते हैं और भी आगे हैं। चलो आगे देखें। भूपर्पटी का लगभग, अगले पॉइंट में लिखें, भूपर्पटी का लगभग, भूपर्पटी का लगभग, भूपर्पटी का जो भाग है ना, तो भूपर्पटी का लगभग 90% भाग, 90% भाग आग्नेय चट्टान से बना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आग्नेय चट्टान से बना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्त, इधर सुने अच्छे से। पेपर में आएगा कि भूपर्पटी, ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी का जो भाग है 90%, या फिर आएगा 90% किस चट्टान से बना है, या अधिकतर भाग, पृथ्वी का भूपर्पटी का अधिकतर भाग किस चट्टान से निर्मित हुआ है या किस चट्टान से बना है, जो एग्जामिनर की भाषा है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान से, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये इतना, ठीक। हटा दें आगे, ठीक। आगे देखो। अब अगर आग्नेय चट्टान की बात हो रही तो आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती है, नोट कर लो। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आंतरिक आग्नेय चट्टान, नंबर 1 आंतरिक, लिख लें, नंबर 1 आंतरिक आग्नेय चट्टान, और नंबर 2 लिखें मध्यवर्तीय, आंतरिक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और नंबर 2 में है मध्यवर्तीय, मध्यवर्तीय आग्नेय चट्टान। जी है। लिख चुके। अगर पेपर में आ जाए कि ग्रेफाइट चट्टान, जी आता है, ग्रेफाइट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो नोट कर लो। ग्रेफाइट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, ग्रेफाइट आग्नेय का तो है, समझ गए, आग्नेय का तो है। अगर आग्नेय के अंदर पूछा जाए कि आंतरिक का है कि मध्यवर्ती का है कि बाह्य का है, समझ गए, तो किसका है फिर वो आंतरिक चट्टान का है। ऐसे समझ गए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो बताओ। सुनो पहले, पेपर में आएगा ग्रेफाइट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है। अगर ऑप्शन आएगा आग्नेय चट्टान, अवसादी का, तब तो लगा के आना आग्नेय,
अगर आग्नेय से भी और डीपली पूछ रहे तो ये आग्नेय की तो बिटियां हैं, जो आंतरिक चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान। तो आंतरिक के अंतर्गत अभी तुमको पाताल वाली भी मिलेगी, पाताल वाली चट्टान। और ये ग्रेफाइट पाई जाती बहुत नीचे, जैसे कोयला वोयला ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, बहुत नीचे ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको पातालीय चट्टान भी कहते हैं। दूसरा नाम नोट कर लेना, पातालीय चट्टान, पातालीय चट्टान। इसीलिए ग्रेफाइट जो पाया जाता है वो आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जी है। ठीक, मध्यवर्ती में कुछ नहीं पाया जाता। मध्यवर्ती में जो गैसें ऐसे अपनी जो तत्व आते, वो लोहा वोहा जो सीसा ईसा बताए थे वो हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना तत्व, इसमें लिख लेना सभी तत्व पाए जाते हैं। अब तत्व में सभी आ जाएंगे, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। सभी तत्व पाए जाते हैं, इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं। अब देखो इनके अलावा, ये तो दो अपन पढ़ चुके, इनके अलावा जो अलग से जो एक है बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टान, जी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना विशेषता। बाह्य आंतरिक इसके अंतर्गत नहीं है, बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टान जी अलग से है। आग्नेय चट्टान जी हम बता दे रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है थोड़ी। आग्नेय चट्टान, जो काली मिट्टी का नाम सुना, काली मिट्टी, ठीक है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक किस भाग में पाई जाती है, तो बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टान का भाग है काली मिट्टी। नोट कर लो, काली मिट्टी इसमें पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नोट कर लेना, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसको कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कपास सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है। कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। ठीक है, ठीक है। अब जीडी का तो हमें पता नहीं है, जिसमें भी आया होगा तुम लोग झेलो उस एग्ज़ाम को। ठीक है, हमारा काम पढ़ा रहे तो बस ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि किस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है, तो बाह्य आंतरिक चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। नोट करें, इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। अब ये नहीं पूछोगे कि ज्वालामुखी चट्टान क्यों कहा जाता है, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। हाँ, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी होता है उद्गार, उसके बाद जो निकलती है, अब उससे लाल मिट्टी भी निकलती है और ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी भी निकलती है। ठीक है, तो वो इसी वाली आग्नेय चट्टान से होती है ये सब क्रियाएं, तो इसको ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अब लिखे नंबर 2 में अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान हटा दें इसको। कैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसके तत्व बस की विशेषता अलग अलग है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो, इसकी ये विशेषता नहीं है कि ये नरम होती है कि कोई कठोर होती है, ये कुछ नहीं है। आग्नेय चट्टान कठोर होती है तो ये भी कठोर ही होती होंगी, क्योंकि उसी की तो लड़की हैं जे। अब ये भी कठोर हैं, तो अब इसमें ये बस पाया जाता है कि इसमें ग्रेफाइट, कोयला वोयला वगैरह जो भी ईंधन वाले संसाधन हैं वो अपनी आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएंगे। और मध्यवर्ती के अंतर्गत सभी तत्व, जैसे कि मान लो अपन पढ़ रहे थे सीसा, मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे लोहा। ठीक है, और बाह्य आंतरिक चट्टान में कौन कौन पाया जाता है, तो बाह्य आंतरिक चट्टान जी आग्नेय अलग है, इसको भी आग्नेय चट्टान कहा जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं गिना गया। इसमें काली मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी, ये तो तुम पढ़ चुकी। ठीक है, इस चट्टान को ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस चट्टान में ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो फिर लगा के आना आग्नेय चट्टान में। अगर चट्टान की बात आ रही है, अब ऑप्शन के देख के लगाओगे ना कि आग्नेय चट्टान अवसादी का अंतरित आएगा, तो आग्नेय लगा के आना, क्योंकि ये आग्नेय के ही भाग है। अगर उसमें आएगा आंतरिक आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, बहुत डीपली वाली बात बता रहे हैं उसके नीचे की, या बाह्य आंतरिक आग्नेय, तो बाह्य लगा के जे है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो आगे हो चुके, हटा दें। आगे लिखें अवसादी चट्टान नंबर 2।
अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे कुल मिला के, बस याद करते रहना। लेकिन अवसादी चट्टान, इसके बारे में पढ़ लो, इसके मोस्ट पॉइंट क्या है अवसादी चट्टान की। इसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर आ जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स, नहीं तो बाकी सीधे लिखें। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, ये पेपर में आ चुका है जी पॉइंट। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, परतदार होती हैं ऐसे। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, सेडिमेंट्री और क्या बोला था? सेडिमेंट्री रॉक्स, हाँ ऐसे लिख लो, सेडिमेंट्री। इंग्लिश वर्जन में हो क्या भाई? हैं? नहीं, अगर हो तो फिर हम इंग्लिश भी ऐसे लिख दिया करेंगे ना, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। पेपर में आएगी कि कौन सी चट्टानें परतदार होती हैं, अवसादी चट्टानें, और कौन सी चट्टानें खुरदरी होती हैं। तो आग्नेय चट्टान जो खुरदरी, वो अपन को खुरदरी रूप में मिलेंगी, ठीक है, और परतदार होती हैं, एक परत स्लेट के रूप में मिलेंगी अवसादी, ठीक है। अगर चिकने रूप में वो अपन बनाते हैं कायंत्रित वाली, समझ गए। खुरदरे रूप में आएगी तो आग्नेय, सुनाई दे रहा ना, खुरदरे रूप में आएगी तो आग्नेय। वो अगर परतदार मतलब एक स्लिप के रूप में बिस्किट टाइप में मिलेगी, या ऐसे ये देख रहे, ठीक है, तो वो रहेगी अवसादी चट्टान। ठीक, आगे लिखे इसमें, इसमें वनस्पति कौमा जीव जंतुओं, इसमें वनस्पति कौमा जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इसमें वनस्पति कौमा जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है वो बता चुके, आग्नेय में नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अगर ऐसे पूछे जाते हैं ना किस में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के ऐसे लिख लें, नोट में लिख लें, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगरा का किला का नाम सुना है तो नोट करें, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला जल्दी बताओ। शाहजहां ने बनवाया था, हैं? सही है, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने किसने देखा? आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला, नोट कर लो, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं। बलुआ पत्थर से बने हैं, और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। इसी को संगमरमर बोलते हैं। कैसा? संगमरमर किसमें? जो आपने बताया संगमरमर, हाँ इसी में, इसी के आगे आएंगे। अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। संगमरमर भी इसमें मिलेंगे, अभी चूना पत्थर भी मिलेगा, आगे सब मिलेंगे। बस अब हेडिंग लिख लो, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का रूपांतरण, जे आएंगे पेपर में। अवसादी चट्टान का रूपांतरण हम यहीं लिखे दे रहे हैं, अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अब अवसादी चट्टान जो जे बदलेगी कायांतरित में। किस में बदलेगी? कायांतरित में। अब कैसे बदलेगी कायांतरित में? तो लिख लो, अवसादी के नीचे लिखेंगे बलुआ पत्थर, और कायांतरित में जब बदलेगी तो उसका नाम हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्या हो जाएगा? देखो, ये बलुआ पत्थर का नाम क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर अवसादी में कहेंगे, और बलुआ पत्थर अगर अपन बदल देंगे, हमने क्या बताया था, अगर अपन उसमें कुछ प्रोडक्ट मिला देंगे वो चिकना हो जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा? क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट, तो उसको कायांतरित में क्वार्टजाइट कहते हैं, ऐसे लिख लो। फिर सेल किस में बदलेगी? स्लेट में। सेल किस में बदलेगी? आते हैं जो पेपर में, सेल स्लेट में बदलेगी। पेपर में आएगा
कि सेल अवसादी सेल को कायंत्रित में रूपांतरण करके क्या कहते हैं या क्या नाम दिया गया है? तो क्वार्टजाइट स्लेट, ठीक है। ऐसे चूना पत्थर को क्या कहते हैं? तो संगमरमर कहते हैं। चूना पत्थर इसमें और संगमरमर उधर हो जाएगा। चूना पत्थर और चूना पत्थर काहे में बदलेगा? तो संगमरमर में बदलेगा। संगमर और मर, संगमरमर, ऐसे। और लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला बस एक और है, बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिग्नाइट बहुत पूछे जाते हैं। लिग्नाइट कोयला किस में बदलेगा? तो एंथ्रेसाइट कोयला में, एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। अब अगर भाई साहब कोयला की बात आ रही तो थोड़ा कोयला में देखें अपन आगे, हटा दें इसको, ठीक है? नहीं लग पाए, जल्दी से नोट कर लो बस, अब लास्ट ही है पॉइंट, उसको कुछ नहीं। इतने समझ में आए ना? इधर से क्वेश्चन बनेंगे ना दोस्तों, आगे देखो। भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है? भारत में, नोट कर लो, भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है? कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है? कितने प्रकार का, हाँ, पाया जाता है? कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है? जल्दी बताओ। तो 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, 4 प्रकार का। और चारों के नाम लिखे। नंबर 1 में एंथ्रेसाइट, नोट करें, एंथ्रेसाइट। और नंबर 2 में लिखें बिटुमिनस, बिटुमिनस। और नंबर 3 में लिखें लिग्नाइट, लिग्नाइट। और नंबर 4 में है पीट कोयला, पीट कोयला। सब लोग पढ़ के आए होंगे जी, पीट कोयला, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि सर्वाधिक उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, ठीक है, तो नोट कर लो, पढ़ा चुके हम पुलिस वाले बैच में। सर्वाधिक उच्चतम क्वालिटी का कोयला, उच्चतम क्वालिटी, उच्चतम क्वालिटी का कोयला, ठीक है। और कितने प्रतिशत होता है जी? तो लिख लेना 80 से 85% के बीच में। कुछ और भी मिलेगा लेकिन जी लिख लेना, ठीक है। ये सर्वाधिक, ये सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेचा जाता है विदेशों में। बाकी जो सबसे ज़्यादा अपने भारत में यूज किया जाता है, तो जो सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाला कोयला, नोट कर लो, सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाला कोयला, भारत में पाया जाने वाला कोयला, तो वो बिटुमिनस है। पाया जाने वाला कोयला वो बिटुमिनस है, नोट कर लो, पहले देख लो जी। अगर आ जाए कि सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाला कोयला, तो बिटुमिनस। सर्वाधिक यूज भी इसी का करते हैं, प्रयोग भी इसी का करते हैं। जो अपन जलाते हैं ना, प्रेस वगैरह में करते हैं या फिर भट्टियों में करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस का करते हैं। बाकी इनका कुछ काम नहीं है। लिग्नाइट, लिग्नाइट तुम जानते हो, लिग्नाइट किसमें? जब अपन इसमें कुछ प्रोडक्ट मिलाएंगे, जब ये अच्छे कोयला में परिवर्तित होगा तो एंथ्रेसाइट, ठीक है। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, सबसे निम्न क्वालिटी, सबसे निम्न स्तर का कोयला जो है, स्तर का कोयला, वो पीट कोयला है। ये कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कैसा? कोयले वाले इंजन में जे बिटुमिनस वाला, हाँ, वो नहीं यूज करते हैं, उसको बेचते हैं, फिर उससे और इसको उसमें मिला के इसको इस वाले में परिवर्तित करते हैं, बिटुमिनस वाले में। एंथ्रेसाइट से, जो एंथ्रेसाइट, तुमने हीरा का नाम सुना है? हीरा, ग्रेफाइट वगैरह, जे एंथ्रेसाइट कोयले के भट्टियों से निकाले जाते हैं, जहाँ पे एंथ्रेसाइट मिलेगा, ठीक है, तो वहीं से निकलते हैं। अब ज़्यादा कठोर हो जाएगा वो हीरा में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए तो एंथ्रेसाइट को यूज नहीं करते हैं, समझ गए? कोयला है वो, हीरा कोयला, कोयले से हीरा निकलता है भैया, ठीक है। तुम अचंभे में पड़ रहे कि हीरा निकलता है कोयला से, कि कोयला तो काला होता है, हीरा तो बहुत वैसा होता है। तो भैया जब एंथ्रेसाइट को देखोगे ना, अपने यहाँ आएगा, वो चमक छोड़ता है एकदम। अगर उसको धूप में रख दो तो कहो एक्सीडेंट करवा दे वो वाहनों के, इतना चमकता है एंथ्रेसाइट, उसी से तो बनता है वो हीरा, समझ गए? इसीलिए वो विदेशों में जाता है, अपने यहाँ भी रखा जाता है उसको, ठीक। अब लिखे नंबर 3 में कायंत्रित चट्टान, इसमें लिख लो थोड़ी 1-2 पॉइंट, ख़त्म करें इसको, हटा दें। ये जरूर याद करना है कि भारत में कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट सर्वाधिक उच्चतम क्वालिटी का कोयला, पेपर में आता है,
सर्वाधिक उच्चतम, ठीक है, या सबसे ज़्यादा उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? चारों ऑप्शन है, तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कितने परसेंट होता है? तो 80 से 85%, ठीक है, ऐसे। और जे वाला कितना रहता है? जे परसेंटेज में नहीं तुम पूछोगे, तो जे होता है तो लिख ले 60 से 65%। इसमें कोयले का स्तर रहता है 60 से 65%, बाकी सब ऐसे ही है। लिग्नाइट कोयला कुछ नहीं है, ठीक है। पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, इसलिए इसमें जे है। अगर आएगा कि सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो पीट कोयला, ठीक है, हटा। कायांतरित कोयला लिख ले नंबर 3 में, कायांतरित कोयला में लिख लें थोड़ी सी बस। कायांतरित चट्टान। लेकिन जब ताप दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण, कायांतरित चट्टान में लिख लें, नंबर 3 में है कायांतरित चट्टान। बस लास्ट है आज की, बस इसके बाद खत्म। कायांतरित चट्टान तो लिखें, जब ताप और दाब, लिख चुके। जब ताप दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी व रासायनिक क्रियाओं के कारण लिख चुके। रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन से जो रूप में परिवर्तन होता है, किसके रूप में? जो रूप में, इनके रूप में परिवर्तन, जो रूप में परिवर्तन होता है उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। कैसा? जब ताप दाब और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, नहीं समझ पाए, ज़्यादा ताप बढ़ा देंगे तो इसका रूप बदलने लगेगा, आग्नेय का रूप बदलने लगेगा। जैसे अपने पास पत्थर है, उसको गर्म करेंगे, कोई ना कोई में तो बदलेगा, या गर्म होगा तो या तो वो लाल होगा या फट जाएगा, ठीक है। और अवसादी चट्टानों के संगठन के बाद जो रूप में परिवर्तन यानी बदलाव होता है, तो वो किस में बदलाव होता है? कायांतरित में, हम बता चुके थे, ठीक है। तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं, नोट कर लो, कायांतरित चट्टान कहते हैं। बस इसमें एक पॉइंट है, मोस्टली उसको लिख ले। कायांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कायांतरित चट्टान सर्वाधिक कठोर होती हैं, तथा इसमें